अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क की सियासी मंजरनामे पर इस वक्त डील और एहतजाजी तहरीक की बाज़गश सुनाई दे रही है। वाकिफान हाल ये कहते हैं कि खबरें ये भी गर्म है कि ईद से पहले बड़ी खबर बानी पीटीआई की रिहाई की सूरत आ सकती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस तजब्जुब का शिकार है कि डील करनी है, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी है, डायलॉग के जरिए से मामला हल किए जाएंगे या फिर एहतजाजी तहरीक जोर पकड़ेगी। और जाहिर है इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हालिया सियासी तारीख में एक मशहूर जुमला याद आ जाता है कि पावर टॉक्स टू पावर, मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी। लेकिन क्या कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ वो मज़ाहमत भी दिखाई नहीं दे रही, वो मैस मोबिलाइजेशन भी दिखाई नहीं दे रही। और फिर जाहिर है जो पार्टी के फ्रंट रनर्स हैं उनसे कारकुनान भी इस बात पर गिला करते हैं, शिकवा कुना दिखाई देते हैं कि कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है, ये क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ क़यादत है। जो वकला रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे ये शिकवा किया जाता है कि वो बानी पीटीआई के केस को ठीक तरीके से प्लीड नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ बानी पीटीआई से मुलाकातों के बाद जब लोग बाहर आते हैं, अडियाला के बाद मीडिया से गुफ्तगू होती है, तो उसमें भी दो राय दिखाई देती है। मुलाकात बानी पीटीआई से होती है लेकिन दो तरह के मौक़िफ़ सामने आते हैं। हाल ही में अलीमा खान साहिबा ने यह कहा कि बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के ख़्वाह हैं, बातचीत हो सकती है, डायलॉग हो सकता है। इसी को निगेट कर दिया बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफ़र ने। सलमान अकरम राजा भी ऐसे ही मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। यानी ये दो किस्म के बयानिए जो इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों कश्तियों का सवार रहना चाहती है? लेकिन फिर जाहिर है दो कश्तियों के सवार के बारे में किसी ने कहा है ना कि कितना हंसी फरेबे नज़र खा रहे हैं लोग, दो कश्तियों में पाँव हैं और जा रहे हैं लोग। अब बानी पीटीआई हुकूमत से बात तो नहीं करना चाहते, वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। बात होगी तो इस्टेब्लिशमेंट से होगी, लेकिन सवाल यह कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बानी पीटीआई से बात करने की पोजीशन में है, बात करना चाहेगी? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्टेबल है, हुकूमत भी खासी कंफर्टेबल है, तो वो बानी पीटीआई से इस माहौल में बात क्यों करेंगे? हाँ, अगर प्री वॉर सिचुएशन होती, ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल फ़र्क थी, मामलात खासे मुख्तलिफ थे, उस वक्त तो शायद लगता था कि इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी हो सकती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंक्लूड करे या पीटीआई इंक्लूसिव मामलात चलें। इस वक्त फयाजुल हसन चौहान साहब सीनियर सियासतदान हैं और IPP के तर्जुमान भी हैं, उन्होंने में ज्वाइन किया हुआ है। ज़ाहिर है बेहतर अंदाज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पल्स को भी समझते हैं, पीटीआई की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ज़ाहिर है आपके पास भी खबर आ जाती है, आप उन लोगों में से हैं जिनके पास खबर ट्रैवल करती है, तो आपके पास ऐसी कोई खबर है कि बड़ी ईद से पहले कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है या बानी पीटीआई की रिहाई होने जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पिंडी बैठा हूँ और पिंडी से मेरा ताल्लुक है और वह पिंडी की खबर सारी ऑथेंटिक होती है। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक पीटीआई की पोजीशन इस वक्त ये है कि बदला लेना है या पेमेंट लेनी है, ये वाली पोजीशन है इसकी। इनको समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से बदला लें या उनसे पेमेंट लें। तो अभी तक तो जो है ना वो पेमेंट वाली कहानी है, बदले वाली कहानी तो इनके पास है नहीं है। तो पेमेंट जो है वो सारी इनके जो ज़रख़रीद जनाब रहनुमा है ना, ऊपर से लेके नीचे तक, बैरिस्टर गौहर से लेके आपका असद कैसर और अली जफर से लेके आपके जनाब जितने आपके ये लतीफ़ खोसा और शेख वकास अकरम, ये सारे के सारे बिके हुए हैं, ये सारे के सारे पेरोल पे हैं, ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि बानी तहरीक इंसाफ हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, उन्हें पता है कि बानी तहरीक इंसाफ पिछले 3 साल के साथ हमारे साथ जनाब गेम कर रहे हैं, तो ये उनके साथ गेम करने लगे हुए और मौज कर रहे हैं। नहीं, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि दोनों तरफ से खिलवाड़ हो रहा है। मतलब इसका फायदा किसको हो रहा है सर? बानी पीटीआई जो इस वक्त फ्रंट रनर्स हैं, अगर उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वो लीडरशिप बानी पीटीआई के साथ कर रही है, तो फिर ये लोग तो इमरान खान के एतमाद के साथ, बानी पीटीआई के भरपूर एतमाद के साथ इन पोजीशंस पे बैठे हुए हैं ना सर, उसके अलावा तो नहीं बैठ सकते। भाई, फायदा पाकिस्तान का हो रहा है दोनों तरफ मुनाफकत है, दोनों तरफ दो नबरी। और बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं ना, डट के खड़ा है कप्तान, उस बेचारे की त्राह निकला हुआ है, उसका साह निकला हुआ है, वो मिनटों तरलों पे आया हुआ है। उसने आखिरी मुलाकात की अलीमा बाजी के साथ, उसको कहा खुदा का वास्ता जैसे तैसे मिलते तरले कर, उनको समझा कि आओ आके मेरे साथ डायलॉग करो, मेरे साथ डील करो, मेरे साथ निगोशिएट करो। और जनाब जेल में जाने से पहले पिछले साल इनके जेल में जाने से पहले नेगोशिएट कौन करे सर? कौन नेगोशिएट करे? एस्टैब्लिशमेंट करे। और जिसके ऊपर आसरा है वो सारे के सारे पेरोल पे है, कौन करे?
अलीमा बाजी पेरोल पे है जनाब अजीत देओल के। अलीमा बाजी का किरदार यह है कि अजीत देओल नेटवर्क जो है वो सोशल मीडिया के जरिए से पूरी लगदा कोका की तहरीक के जनाब मामला संभाले हुए हैं। उनका प्लान यह है कि ये जनाब यहाँ पे दादी बेड़ा मासी बेड़ा लगा रहे पाकिस्तान के अंदर, आपस में लड़ाई झगड़े दंगा फसाद तहरीक इंसाफ का रियासत का सारी चीजें लगी रहे और फिर पैसे की कमाई है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, एक दिन की लाखों रुपए की कमाई है जो अलीमा बाजी और जबरान इलियास आपस में तकसीम करते हैं। ये जो सोशल मीडिया नहीं, लेकिन चौहान साहब अगर अपने भाई की रिहाई के लिए कोई संजीदा दिखाई देता है, वो तासुर तो यही है कि अलीमा खान और इमरान खान की बहनें हैं जो संजीदा नजर आती हैं, बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप में से तो कोई इतना सीरियस नहीं है। रेहान इधर ही रुक जाओ, फिर मुझे ये बताओ कि ये जो आपकी जो पंजाब की इन्होंने हेड बनाई वो क्या है, वो जो खातून है ना, आप आलिया हमजा साहिबा की बात कर रहे हैं? हाँ सुनो, आलिया हमजा के खिलाफ जो 4 रुकनी कमेटी बनाई, वो कमेटी किसने बनाई है? वो अलीमा बाजी ने बनवाई है ना। अली जफर है उसमें उमर अयूब है, उसमें जनाब आपका सलमान अकरम राजा है। तो इसके खिलाफ सलमान अकरम राजा साहब से गुज़श्ता रोज तलब कलामी भी हुई। सुनो ना, आप मुझे ये बताओ कि ये अलीमा बाजी की बनाई हुई कमेटी आलिया हमजा के खिलाफ, कि जो आलिया हमजा जिसपे अंधा एतमाद इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ कर रहा है, ये क्यों बनाई गई? और भाई उसकी ड्यूटी लगी है, हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी दे रहा है। अलीमा बाजी बड़ी बारीक वारदात करते हुए पार्टी के अंदर किसी किस्म की ना यूनिटी होने देती है, ना इत्तेहाद होने देती है, ना इत्तेफाक होने देती है, ना कंसेंसस होने देती है। वो अपनी ड्यूटी पे कायम है। उसे पता है जब तक ये नहीं, लेकिन उनकी कोई सियासी पोजीशन तो नहीं है सर। अलीमा बीबी की तो कोई सियासी पोजीशन नहीं है सर इस वक्त पार्टी के अंदर। सर वो सियासी पोजीशन के लिए नहीं, अब मेरी तस्वीर रेहान बीच में टोकना ना मुझे 1.5 मिनट। बुनियादी तौर पर अच्छा, आपका एक दिन की कमाई जो आपके 12-14 अकाउंट्स है ना, उनकी व्यूअरशिप और व्यूअरशिप के ऊपर डॉलर, वो आपकी लाखों रुपए में है। बानी तहरीक इंसाफ की और पार्टी के जो आपके ऑफिशियल अकाउंट्स है, वो ऑफिशियल अकाउंट्स के सारे मामलात अलीमा बाजी और जबरान इलियास के हाथ में है। तीसरा कोई बंदा नहीं है जिसको कोई एक्सेस हो या जिसकी कोई अथॉरिटी हो। उनके जो पैसे आते हैं ना व्यूअरशिप के, मिलियंस के अंदर जो आपकी व्यूअरशिप मिलती है अजीत देओल की सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए से, उसके जो डेली के लाखों रुपए आते हैं वो तकसीम होते हैं अलीमा बाजी में और जबरान इलियास में। उनको क्या जरूरत पड़ी है कि बानी तहरीक इंसाफ बाहर आ जाए और ये लाखों की कमाई जो दिन की है और करोड़ों रुपए की जो महीने की है वो खत्म हो जाए? ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मैं आपको इंतहाई सीरियस किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। और इसकी अगर कोई नफी कर देना तो मैं कैसे छोड़ दूंगा? जनाबे वाला, ये सारी कमाई सोशल मीडिया की ये तो अलीमा बाजी और जबरान इलियास खा रहे हैं। वैसे चौहान साहब, मैं आपके इस आर्गुमेंट को अगर बाय कर लूं, मैंने 1.5 मिनट आपको सुना सर, मैंने हुजूर आपको 1.5 मिनट सुना है। मैं अगर ऐसा है तो आपको याद होगा बानी पीटीआई सर जब बाहर थे तो जाहिर है उनकी एक एक तकरीर बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ व्यूज लेके आती है, तो बाहर होंगे तो ये कमाई ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगी? बानी पीटीआई को अंदर रख के ज्यादा फायदा कैसे होगा? मैं बता देता हूँ, आखिरी जो आपके 4 महीने थे ना, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है 12,000 से लेके 32,000 तक इनकी व्यूअरशिप चलेगी थी, जो हर रोज रात को 9 से 10 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और वीलॉग किया करते थे साहब आदर बानी तहरीक इंसाफ। सर अभी तो ये अंदर का एक इंसानी साइकी है रेहान भाई, कि ये जब इस किस्म की मासी बेड़ा दादी बेड़ा लड़ाई झगड़ा किस्म के जो मामलात होते हैं उसमें पब्लिक जनाब ना चाहते हुए भी जनाब बड़े शौक से व्यूअरशिप की तरफ जाती है, सुनती है, देखती है, पढ़ती है। जब आपकी डील हो गई, डील के बाद आप घर आ गए, तो जो आपने 1 मिलियन व्यूअरशिप है वो आपके आ जाने हैं 100K पे, 100K पे आने हैं, तो जो आप कमा रहे हैं दिन के 50 लाख रुपए वो आ जाने हैं 2 लाख पे। होते होते वो कुछ भी नहीं। और पहली बात 2 लाख पे तो आए भी तो वो इनको तो नहीं मिलने, फिर तो सारे मामला बानी तहरीक इंसाफ की और उसकी टीम के हाथ में आ जाएंगे। अभी होली सोली चौहान साहब 5 जून को केस लगा हुआ है सर 5 जून को केस लगा हुआ है, 190 मिलियन पाउंड केस समात के लिए मुकर्रर हो गया है। और बहुत सारे जो कमेंटेटर्स हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, उनका ख्याल ये है कि 5 जून का जो केस लगना है इसके भी पीछे, इसके बैकड्रॉप में भी कोई बैकडोर डिप्लोमेसी है। आपको नहीं लगता कि कहीं कोई बातचीत हो रही? आप एक बात बिल्कुल क्लियर सुन लें, मुझे किसी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो पिंडी से ताल्लुक रखते हैं उनकी तरह लंबी लंबी छोड़ने की आदत नहीं है कि आने वाले 4 दिन और आने वाले 8 दिन और आने वाले 10 दिन मैं बात वही करता हूँ जिस पे पैरा दे सकूं। तो सुन लें, पिंडी से मेरा ताल्लुक है, आप सफाई फाड़ दें कि जब तक बानी तहरीक इंसाफ माफी नहीं मांगेंगे 9 मई की, उस वक्त तक उनकी कोई जमानत, उनकी कोई रिहाई, उनकी कोई डील आप सोच भी नहीं सकते।
तो 5 जून 75 आए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, जिसने दावा किया है ना, हफीजुल्लाह न्याजी साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि 5 जून कौन सा वाला, 2029 का या 2030 का। उन्होंने बस 5 जून कहा था कि 5 जून से पहले आ जाएंगे। अभी पता नहीं 2029 क्या है, 2030 क्या है, 2032 क्या है, ठीक है ना। तो इस वाले 5 जून को ऐसी कोई कहानी नहीं है। ठीक। और आपको लगता है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को, यानी मुक़्तदिर हलकों को और हुकूमत को बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है, दे आर इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन? क्योंकि बैरिस्टर साहब की और राना सनाउल्लाह साहब की मुलाकात भी हुई, कहीं हुकूमती लोग भी आपस में मिलते हैं, कोशिश तो होती है कहीं ना कहीं बातचीत हो सके। और फिर देखें ना, जो पाक भारत स्टैंड ऑफ था या इकोनॉमी है, उसमें कोई कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंसेंसस तो चाहिए ना सर, मुल्क की खातिर। रेहान भाई, आपकी इकोनॉमी बेहतरीन चल रही है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक बावकार और इज्जतदार मुल्क के तौर पे उभर के आया है। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप है। मुल्क की इकोनॉमी दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है। तो किसी ने पौले कुत्ते ने काटा है जनाब, या दुम पे पाँव रखा है जनाब रियासत की, कि वो इन जैसे जनाब चबलों को उठा के ले आए, इन खबीसों को और इन खटुओं को और इन फसडियों को वो दोबारा ला के पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करवा दें। हाँ, आप मुझे बताओ ना, अकल जिसकी भी दिमाग में है ना, हितों में नहीं है, उसको तो ये चीज समझ नहीं आती। तो बेगम रहे जाना, 5 जून आएगा और चला जाएगा, कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा चौहान साहब, लास्टली जाहिर है आपने एक चीज सुन जी, ये को खबर दे रहे हैं, कुर्बानी हो जाएगी जाना। एक तो 7 तारीख को कुर्बानी होगी और एक 7 के बाद कुर्बानी होगी, और वो बहुत बड़ी कुर्बानी होगी। और 2 कुर्बानियां होनी है, एक भी नहीं होगी। वो किसकी कुर्बानी हुजूर? 2 कुर्बानियां होंगी। एक पहले फैज उम्मीद की कुर्बानी होगी और फिर उसके बाद इनकी कुर्बानी होगी। अच्छा, ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं। ये भी मतलब पिंडी में मौजूद होने की निस्बत से आप ये खबर दे रहे हैं? होंगी 2 कुर्बानियां होंगी ईद उल अजहा के बाद, और बड़ी कुर्बानियां होंगी, ठीक है ना। लेकिन आप ये नहीं बता रहे ना, आप भी हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरह के 5 जून कौन सी 5 जून है, तो बड़ी ईद कौन सी वाली बड़ी ईद? आप ये वाली बड़ी ईद की बात कर रहे हैं? 5 जून 2025 के बाद 2-3 महीनों के अंदर बड़ी कुर्बानियां होंगी। जिसने जो बोया है वो काटेगा। ठीक, ये बात, एहतसाब का कद्दू कटेगा, सब में बटेगा। ठीक। चौहान साहब, लास्टली ये जो सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त, और अगर कुर्बानी होती है कोई, तो आपको लगता है कि मुल्क की मफाद में है, मुल्क को सूट करता है, ये ठीक होगा अगर ऐसा होगा तो? मुल्क को सूट करता है। बीइंग अ सीजन्ड पॉलिटिशियन आप ये कह रहे हैं? मैं बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान डिजर्व करता है इस वक्त कि जिसने 3 साल पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया, पाकिस्तान की रियासत के साथ, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के साथ, उनको कानून के मुताबिक उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। 9 मई एक ऐसा वक्त हुआ है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी दुश्मन को जुर्रत नहीं हुई थी कि वो हमारे प्यारों को छू सके। लेकिन मियां वाली के अंदर उन्हीं प्यारों को, कि जिनको कभी सोच भी नहीं सकता था इंडिया के वो उनको छू सकेगा, उनको आग लगाने के लिए जनाब ये नकदा कोका के ऊपर अजीब देओल के सोशल मीडिया जनाब प्लान्स के तहत मुतासर होने वाले इन खबीसों ने जनाब वो एक्ट किया था। इनको इनके मंतकी अंजाम तक पाकिस्तान की रियासत को पहुंचाना पड़ेगा। हाँ, अंटिल के ये आपका नकदा कोका का जो लीडर है बानी तहरीक इंसाफ, ये पूरे खुशू खुजू के साथ पूरी कौम से माफी ना मांगे कि मैंने जो कुछ किया इज्तिहादन या इरादतन गलत किया, मैं पूरी कौम के सामने शर्मिंदा हूं। मैंने शोहदाए पाकिस्तान और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाया, इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली। मैं पूरी कौम से जनाब माजूद खां हूं। कोई ऐसी बात करता है और इसको एहसास होता है तो ठीक, अगर एहसास नहीं होता तो फिर आप मुझे ये बताएं कि फिर क्या फायदा। हाँ, हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर? नहीं, ठहरना पड़ेगा हादसा देखकर, तब पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, आपके पीपी के तर्जुमान, और ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बेहतर समझते हैं। पीटीआई के बेंचेस पे बैठते रहे हैं, पिंडी में बैठे हुए हैं, जैसे उन्होंने बार बार रीइटरेट किया है, बार बार दोहराया है, ख़बरें दे रहे हैं। यानी कुर्बानी के बाद भी 2 बड़ी कुर्बानियाँ होने जा रही हैं, और जो एक कुर्बानी है ज़ाहिर है उस हवाले से खासी खामोशी है गुज़श्ता कई महीने से। वो अगर मंतकी अंजाम तक केस पहुँचता है तो यकीनन उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं, बल्कि यकीनन बानी पीटीआई के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो जाहिर है कि फिर ऐसे होने के इम्कानात तो बहुत बढ़ जाएंगे।
फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी, मामलात सियासी तौर पर कहाँ जाएंगे, क्या पीटीआई इस वक्त किसी एजिटेशन किसी प्रोटेस्ट की कंडीशन सिचुएशन में है, और क्या ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही इसको अवॉइड कर लिया जाता है, 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में कहीं को माफ़ी तलाफ़ी भी हो सकती है। यकीनन ये कुछ भी इस हवाले से हतमी तौर पर कहना कबल वक्त होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ से मुताल्लिक कुछ बातें की हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बरतानवी खबर रसां इदारे को एक इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी अहम बात की है, और वो ये कि पाक भारत तनाज़ा आने वाले दिनों में, यानी आइंदा अगर ऐसा कोई तनाज़ा सर उठाता है तो वो फिर मुतनाज़ इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरा पाकिस्तान और भारत इसकी लपेट में आएगा। एंड दिस इज़ द हाई टाइम फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी टू इंटरवीन। ये आलमी बरादरी की मुदाखलत का वक्त है। अगर वो इसमें मुदाखलत नहीं करते, इंटरवीन नहीं करते, और दोनों तरफ से सैनिटी प्रिवेल नहीं करती है, तो मामलात बड़े ख़राब हो सकते हैं। ज़ाहिर है एक ऐसे वक्त में ये इंटरव्यू सामने आया है जब इंडिया और पाकिस्तान के माबैन सीज़ फायर है, DGMOs के माबैन हॉटलाइन पर गुफ्तगू हो रही है, बराह रास्त को डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट नहीं है, लेकिन सफारती सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियां भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। सफारती सतह पर पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, और दूसरी तरफ भारत को सफारती महाज पर सुबकी उठाना पड़ रही है। अब अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की जो ताज़ा रिपोर्ट है, उसने जनूबी एशिया की जो तेज़ी से बदलती हुई जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल है उसका अहाता किया है, जिसके मुताबिक मोदी अब अपनी इजारादारी खो रहा है। खित्ते में जो इजारादारी भारत कायम कर रहा था वो बड़ी तेज़ी से अब वो खोता चला जा रहा है, और उसकी बुनियादी वजह ज़ाहिर है चाइना जो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे इस वक्त दिखाई दे रहा है, और जिसने इस्टेब्लिश किया है अपनी इस टेक्नोलॉजी को इस स्टैंड ऑफ के माबैन भी चीन ने जिस तरीके से एक्सेलरेट किया है, बेहतर अंदाज के अंदर परफॉर्म किया है, और फिर पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया है, और फिर पाकिस्तान ने इस वॉर फ्रंट के ऊपर भी ये बताया है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान इन अ वे चाइनीज़ बिजनेस कार्ड भी साबित हुआ है एज़ फार एज़ दिस वॉर इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न। और उसके साथ साथ ज़ाहिर है भारत जो इससे पहले जो अपने एलाइज़ हैं खित्ते के अंदर, जो दीगर ममालिक हैं, इनफैक्ट वो श्रीलंका हो, मालदीव हो, नेपाल हो, अब उसके साथ वो इंगेजमेंट नहीं है, और ज़ाहिर है दे आर वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स चाइना नाउ, और उसकी बुनियादी वजह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी है। तो इस रिपोर्ट ने जहाँ भारत की सफारती महाज के ऊपर नाकामियों की कलई खोली है, मोदी की ख़त्म होती हुई इजारादारी को वाज़े किया, इस्टाब्लिश किया है, वहीं पर बहुत सारे सवालात भी खड़े कर दिए हैं। और ज़ाहिर है नरेंद्र मोदी की जो ये मामलात है और इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर जो कुछ हुआ है इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, इस पर भारत के अंदर भी खासी चहमगोइयाँ हो रही हैं, इवन भारतीय मीडिया के अंदर भी, और उनके जो आज़ाद मुबसरीन हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का जो इंटरव्यू है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आलमी बरादरी को इस मामले के अंदर इंटरवीन करना पड़ेगा, बाहर सूरत करना पड़ेगा, और ये मामला फिर सिर्फ मुतनाज़ इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरा पाकिस्तान और भारत जो है इसकी लपेट में आ सकता है। ये एक ऐसे वक्त में है कि जब यूएस ने मीडिएशन का कहा, और यूएस ने कहा कि वो जो पाकिस्तान और भारत के माबैन हल तलब मसाइल हैं उस पर सालसी का किरदार अदा करने को तैयार है, और उसके बाद ये सीज़ फायर भी हुआ। तो क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि नरेंद्र मोदी का मिजाज तो नहीं नज़र आ रहा है कि कोई किसी जगह पर वो टेबल टॉक हो, कोई डायलॉग हो, तो मामला किस तरफ जा सकता है, पर्टिकुलरली इस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में भी देखें? देखें, चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बिल्कुल ठीक बात की है। जब इंडिया किसी बात पे तैयार नहीं है, दे आर बिलीविंग इन जिंगोइज्म, और उन पर जंगी जुनून सवार है, बुरी तरह शिकस्त खाई है, अपना मुंह काला किया है, हजीमत उठाई है, आर्म फोर्सेस बुरी तरह नाकाम हुई है, फौज में और अवाम में, इनके गवर्नमेंट में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, फौज कुछ सोच रही है, अवाम कुछ के वो हुकूमत कुछ छोड़ रही है। आपके सामने चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कहा जी कि बिल्कुल आपस में हमारे में कोई नहीं है, कि हम मुआहदे कर लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता है, और वो 10-10 साल लग जाती हैं, आती नहीं चीज़ें। ये उन्होंने बड़ी खुल के बात की है। इसी तरह आर्मी चीफ उनके जो गुरु हैं, जिनके ये जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं, उनके पास जाके उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक ट्रेंड चल रहा है।
जब दो ममालिक और ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट की तरह बिहेव किया और साथ ये भी शो किया कि वी आर वेरी प्रोफेशनल और हमारी बैटल हार्डन आदमी है, हमने ना प्रोवोकेशन की, हमने बहुत रिस्ट्रेन शो किया, अनलेस कि हमारे पर मिसाइल फायर करने शुरू कर दिए और फिर हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे गुजारा शुरू किया, देन वी सॉर्टेड देम आउट एंड वी रियली सॉर्टेड देम टू अ लिमिट कि वो 8 घंटे में घुटनों के बल बैठ के, जब ऐसी स्टेज हो तो फिर दुनिया को आना चाहिए दो न्यूक्लियर पावर हैं, दे सिटिंग अक्रॉस ईच अदर, और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक बहुत इमेच्योर बिहेवियर कर रहा है, दे नॉट रियलाइजिंग कि ये न्यूक्लियर दोनों कंट्रीज हैं। और इंडिया में जो जिंगोइज्म इस वक्त चल रहा है, जो उनकी सोच, नरेंद्र मोदी के अब स्टेटमेंट देखें कैसे दे रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान की यूथ को उकसा रहा है कि आप या रोटी खाओ या फिर मेरी गोली खाने की तरह। ही इज एन इडियट, ऑनेस्टली आई फील कि ये किस तरीके का प्राइम मिनिस्टर, 1.5 अरब ये हिंदुओं का मतलब माइनॉरिटी वहां पर है, ये उसको कमांड कर रहे हैं। बात ये है इस मौके पे, चाहे अमेरिका हो या अमेरिका किसी मिडिल ईस्ट कंट्रीज को बोले या किसी और कंट्री को बोले, somebody has to jump in and solve this problem। बात ये नहीं है नहीं, लेकिन ब्रिगेड साहब बड़ी नुक्ता। मानी खेज खामोशी है ना। यूएस प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट तो दे दिया, एक ट्वीट तो हो गई, लेकिन उसके बाद एक मानी खेज खामोशी है। और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा है कि कोई भी जो स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन है वो बहुत खतरनाक हो सकती है। तो ऐसे मौके पे ये मानी खेज खामोशी भी तो खतरनाक है ना सर। दिस इज व्हाट इज आई एम सेइंग, जिस वक्त चेयरमैन जॉइंट चीफ कह रहे हैं, अप्रीहेंड कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि जो ज्यादा खामोशी होती है या बिल्कुल हवा बंद हो जाती है, देन इट लुक्स कोई तूफान आने वाला है। बिकॉज बात ये कि दे लिकिंग द वुंड्स, और वो उनको अब हजम नहीं हो रहा, इसलिए कहीं ना कहीं वो शैतानी करेगा, अपने अवाम को क्या बताए कि मुझे मार पड़ी है। 5 जहाज 6 7 हमने जहाज जो गिराए वो भी नहीं मान रहा। आज उनकी सुब्रमण्यम ने खुद कहा हाँ जी हमारे 5 जहाज गए हैं, 3 राफेल में, बट खुद नहीं मान रहे। ये कोई अजीब किस्म की हुकूमत है और इनके फौजी हैं। हमने एक एक चीज अपने नुकसान में बताया कि इतने फौजी शहीद हुए थे, सिविलियन शहीद हुए हैं, बट ऑल एग्जैक्टली वी हैव टोल्ड देम। सो बात ये, दिस इज वेरी डेंजरस। हमने अपनी तैयारी पूरी की हुई है और भी हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा फेज 2 विल बी मोर कॉज करेगा क्लोसल डैमेज टू इंडियन इकोनॉमी और इंडियन की मिलिट्री इंस्टॉलेशन। इंडियन डजन नो कि हमारे एक एक इंच हमने इनका अपनी मिसाइल रेंज में रखा हुआ है, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, ग्राउंड फोर्सेज हो या सी फोर्सेज हो, वो हमें डाउट नहीं है। और अभी तो हमने सिर्फ फतेह 1 फतेह 2 फायर किया है, जो 120 से लेके 140 से लेके 700 किलोमीटर जाता है, 1 2 3 4। द इशू इज दे डोंट रियलाइजिंग कि इससे कितना खतरनाक ये हो सकता है। और इसके फॉलोड इट्स नॉट कि इस रीजन में जाएंगे जिसमें रशिया चाइना दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, एवरीबडी हैज टू प्ले द रोल। इवन रशिया को, चाइना को, ईरान, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हमारी जो, एवरीबडी हैज टू जंप इन एंड रिजॉल्व दिस इशू, और इसके फॉलोअप जो है वो ग्लोबली जाएंगे। अच्छा ब्रिगेड साहब, इस सारे फस और क्योस में आपको रीअलाइनमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी भी होती हुई देख रहे हैं, क्योंकि चाइना का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है और फिर चाइना ने पूरी दुनिया को बताया भी है कि व्हाट आर दे अप टू, वो क्या कर सकते हैं। तो जाहिर है खित्ते का एक बहुत बड़ा प्लेयर तो चाइना भी है। तो क्या पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट पे आप कोई रीअलाइनमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी भी होती हुई देख रहे हैं? देखिए हमारी रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिसी इज वेरी क्लियर। चाइना इज टाइम टेस्टेड, बहुत टेस्टेड, हर मौके पे टेस्टेड फ्रेंड है, तो इसमें वो तो हमें कोई डाउट नहीं है। बट नेचुरली पाकिस्तान बिलीव कि हम वी डोंट पुट आवर एग्स इन वन बास्केट। हम अमेरिका से भी ताल्लुकात चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन से भी चाहते हैं, रशिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, देयर नो इशू, वो हमारे बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए ब्रिगेड साहब, ये तो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है और किसी से ढका छुपा नहीं है। वो भारत भी जान चुका है, पूरी दुनिया जान चुकी है। और वो 4 का जो टोला है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जाहिर है वो उनको तो वॉर डोमेन और इंस्टेबिलिटी सूट करती है। लेकिन ये मामला वॉर डोमेन में ही खत्म होगा, जाहिर है, जो बहुत खतरनाक है, या फिर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आपको लगता है हल कर लिया जाएगा? वेरी क्विकली बता दीजिएगा। नहीं, देखिए मेरे ख्याल में ये इंडिया की पब्लिक बड़ी मॉडरेट है, समझदार है, दे आर वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग पीपल है, वो भी इसके खिलाफ खड़े होंगे। और आई एम श्योर कि गवर्नमेंट, दुनिया नहीं चाहेगी, इसकी दुनिया की ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर। यू थिंक मिडिल ईस्ट और बाकी ममालिक जो वहाँ पर बिजनेस बिलियन ऑफ डॉलर्स का करके बैठे हैं, वो इंडिया को सारा तबाह होते देखेंगे? बात यह कि देखें, एक हिंदुस्तान है, एक मुसलमान 56 से 57 मुल्क हैं। पाकिस्तान को नुकसान तो होगा तो हिंदू तो खत्म हो जाएंगे, मुसलमान मुल्क तो रहेंगे। इंडिया को ये पता होना चाहिए। यही
जब हुई थी, जहाँ ने मैसेज भेजा था राजीव गांधी को कि बेटर अंडरस्टैंड कि तुम तबाह हो जाओगे, हाथ से कांटा गिर गया था, फौरन डीएस्केलेशन कर ली थी, जब पार्लियामेंट में हमला होता था, लड़ाई के लिए तैयार बैठा हुआ था। तो बात ये कि ये इनको समझ आनी चाहिए, अपने मुल्क के अवाम के लिए सोचो कुछ, बजाय कि तुम लड़ाइयाँ कर रहे हो। तुम जब तुम्हारे में ना सख्त है, ना हिम्मत है, ना कैपेबिलिटी है, ना तुम्हारी फाइटिंग कैपेबिलिटी है, तुम सिर्फ ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। दुनिया आगे निकल गई है, मूव फॉरवर्ड, स्टॉप इंटरफेयरिंग इन देयर कंट्रीज, अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करो। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हाल हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सऊदी अरब ने एक इंतहाई अहम और गैर मामूली फैसला किया है। ये फैसला क्या है, इस बारे में आपको आगाह करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सऊदी अरब ने एक इंतहाई अहम और गैर मामूली फैसले के तहत 14 ममालिक का ब्लॉक वर्क वीज़ा कोटा मुअत्तल कर दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसके अंदर जो 14 ममालिक शामिल हैं उसमें पाकिस्तान भी है। इसमें पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, मिस्र है, इराक है, नाइजीरिया, उर्दन, अलजायर, सूडान और इथोपिया, ट्यूनिस, यमन और मोरक्को भी है इन 14 कंट्रीज़ के अंदर। और ये जो ब्लॉक वर्क वीज़ा कोटा है, ये वहाँ पर मौजूद जो सऊदी कंपनीज़ हैं वो मुलाजमत के हुसूल के लिए जो ओवरसीज़ लोग हैं उनको फराहम करती है, जिसमें पाकिस्तान भी। और पाकिस्तान का जो है ज़र मुबादला वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो सऊदी वर्कर्स सऊदी अरेबिया के अंदर जो पाकिस्तान से जाते हैं, काम करते हैं, वो पैसे वापस भेजते हैं, रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजते हैं। ब्लॉक वर्क वीज़ा कोटा मुअत्तल होना एक जुज़ वक्ती एक ब्लो तो है, लेकिन ये इस बात पर मुनहसर है कि ये फ़ैसला भी जुज़ वक्ती है या कुल वक्ती है या लॉन्ग टर्म फ़ैसला है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जैसे हज के सीज़न में रश ज़्यादा होने की वजह से जो इमिग्रेशन प्रोसेस है उसमें नज़्म व ज़ब्त को बेहतर करने के लिए, डिसिप्लिन बेहतर करने के लिए, मामलात को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, स्मूथ करने के लिए किया गया है। और हो सकता है कि ये 1-2 माह तक मुअत्तली जारी रहे और उसके बाद इसको ओपन कर दिया जाए। लेकिन अगर ये तादेर जारी रहती है, कुछ ज़्यादा वक्त के लिए रहती है, तो फिर वो लोग जो अभी तक सऊदी अरेबिया एंटर नहीं हुए, जिनका इमिग्रेशन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं है, सऊदी कंपनीज़ की तरफ से उनको गो हेड तो दे दिया गया है, लेकिन अगर वो एंटर नहीं होते तो ज़ाहिर है उनके लिए प्रॉब्लम बन सकता है कि वो अगर ज्वाइन नहीं करते, जाके मुलाजमत को जो है वो वहाँ पर जाके कंटिन्यू नहीं करते, तो हो सकता है कि फ्यूचर में उनके लिए कोई इशू आ सकता है। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इस पर्टिकुलर पाबंदी को, कि सऊदी अरेबिया में क्योंकि पिलग्रिम्स बहुत ज़्यादा हैं, हज ज़ायरीन पूरी दुनिया से आते हैं और रश बहुत ज़्यादा है, और इस सीज़न के अंदर शायद इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के 1-1.5 महीने के बाद तक जो मामलात हैं वो संभलें और उसके बाद इसको ओपन कर दिया जाए, तो फिर ये नॉर्मलाइज भी हो सकता है। लेकिन फिल वक्त ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और एक और अहम पहलू भी है कि सऊदी अरब के जो वीज़ा पॉलिसी हैं उनका तब्दील होता हुआ रुख भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया विजन 2030 के ऊपर काम कर रहा है और इसके तहत जो लेबर कवानीन है, फिर इमिग्रेशन पॉलिसी है, मकामी जो अफरादी कुव्वत है उसके फ़रोग पर भी काम हो रहा है। इस तनाज़ुर में वर्क वीज़ा की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें भी सख्ती है। गैर मुल्की वर्कर्स पर जो इन्हिसार है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है कि अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए, अपने लोगों को स्किल दी जाए, स्किल सेट जो है उसे लेस किया जाए और उनको जो है मुलाजमतें ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, ताकि बाहर के लोगों पर इन्हिसार कम हो जाए और ख़ुद इन्हिसारी जो है वो बहुत बढ़ जाए। ये MBS का विजन 2030 भी है। तो इसको लेकर इमिग्रेशन के कवानीन भी बदल रहे हैं, वीज़ा पॉलिसीज़ भी सख्त हो रही हैं, और लगता यही है कि नियर फ्यूचर इतना आसान नहीं होगा एट दिस पॉइंट इन टाइम जितना आसान अभी नज़र आ रहा है। अभी एक ब्रेक ले लिया, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और सिर्फ ने एक अहम बिल के ऊपर दस्तखत किए हैं। कैपिटल टेरिटरी ये बिल है और ख़ासतौर पे मैरिज प्रिवेंशन एक्ट है जो अब बिल की सूरत इख्तियार कर गया है सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद, जिसमें कम उम्री की शादी से मुतालिक बात की गई और उस पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया था। अब इस बिल पर जमीयत उलमा इस्लाम फे भी अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रही है। इस पर कुछ बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कैपिटल टेरिटरी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद इस बिल को अब कानून की शक्ल मिल चुकी है, जिसके तहत कम उम्री की शादी नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दिया गया है। नाकाबिले ज़मानत जुर्म कम उम्री की शादी को करार दिया गया है और कम उम्री का जो यानी उम्र का जो पैमाना है वो 18 साल मुकर्रर किया गया है। यानी दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और अगर 18 साल से उम्र कम होती है तो निकाह पढ़ाने वाले निकाह खां पर भी जो जुर्माना है वो 1 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल की सज़ा तजवीज़ दी गई है। और इस बिल के तहत
निकाह पढ़ाने वाले को भी, शादी कराने वाले को भी और इस तरह का एक्ट करने वालों को भी कानून की गिरफ्त में, कानून के शिकंजे में लाया गया है। अब यहाँ पर इस बिल के तहत 18 साल की उम्र का तयन कर दिया गया है, लेकिन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इस पर इख्तलाफ है और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इस पर मौक़िफ़ ये है कि उम्र सने बलूगत का तयन नहीं करती। ये ज़रूरी नहीं है कि सने बलूगत को पहुँचने के लिए 18 साल की उम्र ही हो। 18 साल से पहले भी सने बलूगत को अगर कोई लड़की है, लड़का है, वो पहुँचे है तो वो उस ज़ुमन में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ये कहती है कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव में ये बात ठीक नहीं है कि इसको उम्र के साथ बार कर दिया जाए। और कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का भी है। बारकैफ अब क्योंकि ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर गया और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने जो इस हवाले से कानून साजी को मुस्तरद किया था, उनका जो प्रिसाइज़ मौक़िफ़ है वो ये था कि आईन पाकिस्तान कुरान और सुन्नत के मुतसादिम कानून साजी की इजाज़त नहीं देता है। कानून को हर प्लेटफॉर्म पर वो चैलेंज करेंगे और अब जहाँ इस बिल की मंजूरी को खुशाइन करार दिया जा रहा है तो वहीं पर जो मजहबी जमातें हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की तरह की, वो इस पर अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कर रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और लगता यह है कि आने वाले दिनों में इस बिल के ऊपर बहस होगी। इस बिल को चैलेंज भी किया जाएगा, जैसा कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने अपना स्टेटेड पोजीशन रखा, और फिर उसमें कुछ रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आ जाएंगी। लेकिन इस बिल के कानूनी शक्ल इख्तियार करने से पहले भी इस पर रिजर्वेशन काउंसिल का मौक़िफ़ आ चुका था। इसके बावजूद इस बिल पर दस्तखत होना और कानून की शक्ल इख्तियार कर लेना ये एक गैर मामूली बात है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।